जाएंगे मेरे साथ? मगर एक बात बता दूं, फतेहपुर वही जाते हैं जिन्हें पीपल वाले पीर बुलाते हैं। तो चलते हैं फतेहपुर। अरे यार एक्टर है, म्यूजिक ऑपरेटर थोड़ी है, लगा रहे ना। अरे म्यूजिक बजाओ यार। म्यूजिक अब ये ऐसी दब गया, नहीं बज रहा हो। बस म्यूजिक नहीं बज पाया था इसलिए। ये छोटी सी झलक है, ये हमारा फतेहपुर जहां पीपल वाले पीर की दरगाह तो मशहूर है ही, उसके साथ साथ एक गुमनाम असलम पंचर वाले की दुकान भी है। अब आप सोच रहे होंगे, हु इज असलम पंचर वाला? हेलो, हाँ असलम पंचर वाला डे नाइट सर्विस। अच्छा, कलेक्टर साहब का टायर पंचर हो गया? ओह, ये तो होना ही था। अरे गारंटी है, क्योंकि फतेहपुर में खड्डे, सड़कें मिले ना मिले, खड्डे जरूर मिलेंगे। यार प्रधानमंत्री की यही सड़क किया चुना थी। हाँ, तो कलेक्टर साहब क्या पीपल वाले पीर के दरगाह पर जा रहे हैं? नहीं, सड़कों का मुआयना करने आ रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह वाह, क्या बात है। तो कोई वीआईपी आ रहे हैं क्या? 60 सालों से मुआयना करते आ रहे हैं कैंचो। असलम पंचर वाले। वेल, ये है हबीब आशिक, असलम पंचर वाले के पड़ोसी है और हिंदी फिल्म बनाने वालों को अपना गीत भेजना इनका शौक है। शांति से असलम पंचर वाले, एक बात सुन ले। बोल ले। ये पढ़े लिखे लोगों का मोहल्ला है, तेरे जैसे जाहिल और गंवार का नहीं। सुन, तूने इस मोहल्ले को समझ क्या रखा है? मतलब क्या? कभी तेरे घर से कूड़ा, कभी करकट, कभी गंदा पानी, कभी प्लास्टिक की पॉलीथिन। अरे कचरे का डब्बा खरीदने की औकात ना हो तो 2 पैसा हमसे उधार ले लो। हबीब साहब, फर्जी शहर कहीं का, पढ़े लिखे होने का कोई फायदा हो ना हो, एक फायदा जरूर होता है कि आदमी कमीना और कईया हो जाता है, और ऊपर से तू जैसे फर्जी शायर हो ना तो हरामी भी। गाली मत दे, तेरी माँ की जय जयकार करो, बोल देना बाहर के फेंक दूंगा। क्यों अपनी सुबह बर्बाद कर रहे हो? पहले जिस काम के लिए निकले हो पहले वो तो पूरा करके आओ। और आप ना क्यों इनके पीछे पड़े रहते हो आप? हाँ, हबीब जान के रूप पर तो हमारा जोर नहीं है। बंद करिए रोज रोज के झगड़े हबीब साहब, जरूर आपकी पेट में कोई गांठ है। देखिए भाभी जान, 2 टाइटैनिक के झगड़ों में आप बीच में मत पड़िए। और हाँ सुन लीजिए, अपने मर्द को भी आप कम मत समझिए, इनके तो सुनिए पिछवाड़े में दांत है। अल्लाह, अब आप जाएंगे यहाँ से? शुरू हो गई रोज की किटपिट आप लोगों की। ये है इंस्पेक्टर राजेश, जेड सिक्योरिटी। चले इंस्पेक्टर साहब। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर राजेश चौधरी, सीआरपीएफ, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। चले इंस्पेक्टर साहब। बड़ी गुजारिश है, बोलिए। पाखाने की बड़ी तकलीफ है, 4 पाखाने बनवाने दीजिए सर। अब बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्कुल बिल्कुल है? बिल्कुल, उसका खर्चा कौन देगा? सरकार देगी मैडम, वीआईपी का सारा खर्चा सरकार ही तो उठाती है। अल्लाह, देश क्या ऐसे ही चलता है? मैडम, सरकार करती है, जनता भरती है। आइए भरे सर, भरे। तो मिलना बेटा बिना आपको सिक्योरिटी लगता के। है असलम के अच्छे दिन आ गए? अरे काय के अच्छे दिन सूत्रधार, काय के अच्छे दिन। प्रधानमंत्री ने भारी भूल की है, और सुन लो, ये सारा गंडगोल में हबीब ही ठीक करेगा। अरे क्या ठीक करेगा? अबे तू भी तो मत बोला, चीन के रख दूंगा सारा। साइलेंस। पहले कर ले फिर लड़ ले सर। कर आइए। क्या प्रधानमंत्री भी गलती कर सकते हैं? अब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तो देखो यार, प्रधानमंत्री को तो गलत नहीं कह सकते करे। ना। तो ये है फतेहपुर और फतेहपुर के निवासी। Was it okay? और थोड़ा सा कुछ बोल दीजिए यार, कुछ तालियां बजाओ, कुछ करो। मैं तो सिर्फ बोलने के लिए आई हूँ यहाँ पे, मेरे एक्टर्स के लिए तो तालियां बजा दो। कुछ समझ में आई फिल्म? थैंक यू वेरी मच। आई नाउ वांट टू कॉल ऑन स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति, द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, प्लीज। नमस्ते दोस्तों, समय बहुत कम है और बातें करने के लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। आपने देखा ही, कहानी का सूत्र कुछ इस तरह से है कि
भारत सरकार गिर रही है, हाँ ठीक था। मिली जुली साझा सरकार है। शर्ट दे दे। जब से देश आजाद हुआ है, देश की सरकारें भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से लड़ रही हैं। अलग अलग लेवलिंग हो जाती है। और ऐसी ही सरकार का एक मुखिया भी भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से लड़ रहा है। सरकार को बचाने की तमाम कोशिशें नाकामयाब होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री को एक सलाह दी जाती है कि प्रधानमंत्री यदि फतेहपुर राजस्थान में जाएं, वहां पीपल वाले पीर की एक पुरानी दरगाह है, प्रधानमंत्री दरगाह पर जाएं, सर झुकाएं, चादर चढ़ाएं, सरकार बच जाएगी। और मित्रों, योगानुयोग सरकार बच भी जाती है। दरगाह पर प्रधानमंत्री की मुलाकात एक बहुत ही आम आदमी असलम पंचर वाले से होती है। असलम पंचर वाला अपने जीवन की कुछ शिकायत प्रधानमंत्री से करता है और प्रधानमंत्री कस्बे से जाते जाते एक आम आदमी को देश की सबसे खास सुरक्षा दे जाते हैं, जिसे हम जेड सिक्योरिटी कहते हैं। और उसके बाद उस असलम पंचर वाला के जीवन में क्या भूचाल आया, उसकी कहानी है जेड प्लस। मेरी बात खत्म हो गई। अब मैं आप सबको ट्रेलर देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सब उसे देखें और फिर हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। धन्यवाद। ट्रेलर प्लीज। थैंक यू। इसको हटाना चाहें तो आप हटा सकते। साथ में आदिल हुसैन, जो मेरी इस फिल्म के मुख्य अभिनेता हैं। आदिल साहब, मोना सिंह, ये सब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुकेश आओ, ऋषिता, शिवानी, चंद्र जी, साथियों बहुत सारे लोग आज नहीं आए हैं। राहुल, हाँ मैं भूल ही जाता हूँ उसे हमेशा। अब मैं दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाना चाहता हूँ। मेरे दोनों निर्माता, आरती पुरोहित। आरती कहाँ हो? आरती नहीं, अच्छा आओ ना यहाँ। नहीं, आ जाओ, फिर वापस चली जाना। मंदिरा है ना, मंदिरा कश्यप। और इस फिल्म को जिन्होंने प्रेजेंट किया है उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। श्री अक्षय जी, अक्षय शाह, आइए। जल्दी आए ताकि हम लोग सवाल जवाब जल्दी शुरू करें। विनोद, तुम क्यों छुपे बैठे हो भाई? मतलब क्योंकि रोशनी इतनी तेज है कि मैं अपने साथियों को देख नहीं पा रहा हूं। तो मित्रों, ये 58 दिन की शूटिंग की एक छोटी सी कोशिश थी, एक आम आदमी की कहानी देश के आम आदमियों तक पहुंचाने की। पिछले कुछ वर्षों में आपने हवा में उड़ते महानायक सुपरमैन्स देखे होंगे, देश के बड़े बड़े अपराधियों की कहानियां सुनी होंगी, जिनके पीछे कई मुल्कों की पुलिस दौड़ रही है, ऐसे नायकों की कहानियां देखी होंगी। बड़ी बड़ी तिजोरियों के ताले तोड़ने वाले और बैंकों को लूटने वाले नायकों की कहानी देखी होगी। जेड प्लस की टीम की एक छोटी सी कोशिश है कि वो आपके आम आदमी की कहानी, जो आपके आसपास बिखरे पड़े हैं, ऐसे चरित्रों की कहानी आपके सामने ले आए। तो मेरी बात अपनी खत्म हुई। अब आपके सवाल, और आप जिस भी व्यक्ति से इसमें से सवाल का उत्तर चाहते हो उन्हें आप पूछ सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आपके सवालों को। ये कहानी दिमाग में एक पत्रकार हैं आप जैसे ही, उनका नाम है राम कुमार सिंह, जो राजस्थान पत्रिका के लिए काम करते हैं, मूलतः कहानीकार हैं। और चूंकि वो पत्रकार थे इसलिए उनको हमेशा लगा कि उन्हें खास ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनको खास महत्व दिया जा रहा है। और उससे उनको लगा कि वो एक आम आदमी होने के बावजूद भी जब भी किसी ऐसी पत्रकार परिषद में जाते हैं तो उनसे खास का व्यवहार होता है। और उन्होंने अपने आसपास ऐसे चरित्रों को देखा और उससे उनके दिमाग में ये कहानी आई। कहानी राम कुमार सिंह की है, जो जयपुर में रहते हैं। जी, एक तो जो आपने कहा कि इस तरह की कहानी हमारे हिंदी सिनेमा में उसके लिए कोई जगह ही नहीं होती है, इसलिए मुझे अच्छी भी लगी। और दूसरी, मैंने जहां से शुरुआत की थी, आप सबको पता होगा चाणक्य से। चाणक्य भी भारत का पहला प्रधानमंत्री था। इसमें भी जो आप कहानी देख रहे हैं वो एक प्रधानमंत्री की कहानी देख रहे हैं। मुझे लगता है जिस चीज का हमारे जीवन से सबसे बड़ा संबंध है, राजनीति। हम अखबार का पहला पेज जब हर सुबह पढ़ते हैं तो पहली जो खबर पढ़ते हैं वो देश की राजनीति की खबर पढ़ते हैं। जब रात को टीवी भी देखते हैं तो राजनीति की खबर देखते हैं, लेकिन उस पर सिनेमा नहीं बनाते। तो मुझे लगा एक ऐसी कहानी
जिसका संबंध आपके जीवन से हर दिन पड़ता है। आपने पिछले कुछ सालों में कई सरकारें भी बदल दी। वो ताकत जिस आम आदमी के पास है, वो राजनीति पर बनी फिल्में क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं समाज बनाता। तो राम की ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा ये चुनौती मुझको स्वीकार करनी चाहिए कि देश के सामने दूसरी या तीसरी राजनीतिक फिल्म मैं लेकर जाऊं। इसकी वजह सिर्फ यही है, यहाँ पे अच्छी स्क्रिप्ट, इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट्स की कमी है और इसीलिए मुझे इतना वक्त लगा फिल्मों में वापस आने का। मैंने टेलीविजन कभी छोड़ा ही नहीं। इनफैक्ट आई थिंक सिर्फ मैं ही हूँ जिसने कभी नहीं कहा कि मैं टेलीविजन छोड़ूंगी फिल्मों के लिए। आई वांट टू बैलेंस बोथ। अगर मुझे अच्छी फिल्में और अच्छे टीवी शोज मिलें, सो आई वुड लाइक टू डू दैट। कोई भी माध्यम किसी चीज के लिए मैं छोड़ना नहीं चाहूंगी। आई एम ऑल्सो डूइंग थिएटर, तो सब कुछ ट्राई कर रही हूँ मैं। जी चंद्र प्रकाश जी, एक सवाल है यहाँ से जी। ये कहानी कहा आपने कि आम आदमी की कहानी है, लेकिन पर्दे के पीछे लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री की कहानी है जिसका चेहरा मोदी से मिलता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? वहां तक मैं बोल सकता हूँ। हेलो, हाँ। प्रधानमंत्री इसका एक प्रमुख चरित्र है। जब वो स्क्रीन पर नहीं होते तो लोग उनकी बात करते हैं, और ये महज योगानुयोग है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आपको जो चेहरा मोदी का दिखता है, मुझे वो चेहरा मोदी जी का नहीं दिखता। ये फिल्म जिसके पहले देश की सरकार बदली, उसके पहले ये फिल्म बन चुकी थी। 4 फरवरी को हम लोगों ने फिल्म की शुरुआत की थी। 4 अप्रैल को फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई थी। देश की सरकार उसके बाद बनी है। दूसरी बात, मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि इस देश में हर दाढ़ी वाला श्री नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता है। सुशील मोदी भी दाढ़ी रखते हैं, यदि मैं आपको याद दिला दूं। अमित शाह भी दाढ़ी रखते हैं, नीतीश कुमार भी दाढ़ी रखते हैं, चंद्रशेखर जी भी कभी आपको याद होगा दाढ़ी रखते थे। तो कृपया इस देश के दाढ़ी वाले को नरेंद्र मोदी का चेहरा न दिया जाए, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है।